हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आज प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे खेल कूद संग्रह, साथ ही साथ में कंप्यूटर के प्रश्न और इसके बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इससे पहले हम एक पार्ट लेकर के आ चुके हैं जिसमें हमने कवर किया है आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और साथ ही साथ में भूगोल, जो है भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर। और ये है सार संग्रह का पार्ट नंबर 2। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। वन लाइनर फैक्ट होंगे। और देखिए, प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई आईएएस, यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा होगा, इवन एमपीएसआई की और एमपी पुलिस की भी तैयारी कर रहा होगा, तो आप देखेंगे कि उसके पास प्रतियोगिता दर्पण जरूर मौजूद रहेगी। हालांकि अगर पढ़ने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है तो सार संग्रह तो जरूर हर कोई पढ़ता है। हर किसी को सार संग्रह और विविध, ये 2 पार्ट प्रतियोगिता दर्पण के जरूर से जरूर पढ़ने चाहिए। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो सक्सेस जंक्शन है आपके पास, आप उसको जो है अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं सार संग्रह और साथ ही साथ में विविध की जानकारी। एक समय था जब जो लूसेंट की विविध बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में रहती थी, लेकिन अब क्या है, लूसेंट की विविध सबको याद हो गई है। इसलिए अब जो प्रतियोगिता दर्पण की विविध पार्ट आता है उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे प्रतियोगिता दर्पण की विविध को याद करने की। और इन सबको कैसे याद करना है इसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं कि कैसे याद करें कोई भी फैक्ट वाली किताब महज 15 दिनों में, कैसे आपको कोई भी फैक्ट वाली पूरी की पूरी किताब याद हो जाएगी। उसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसे याद करें कोई भी फैक्ट वाली किताब। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। यह है खेल कूद संग्रह। प्रश्न नंबर 1 है ड्रिबल, ब्रेकिंग, थ्रोइंग, फ्लैग आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका आंसर फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित हैं ये शब्दावलियां, ड्रिबल, ब्रेकिंग, थ्रोइंग, फ्लैग, ये चारों शब्दावलियां फुटबॉल से संबंधित हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है सीजर कप किस खेल से संबंधित है। देखिए, कप के बारे में तो हमने आपको एक वीडियो बनाई थी, फुटबॉल की 22 कप ट्रॉफी हमने आपको याद कराई थी। उसमें हमने आपको याद कराया था सीजर्स, रोजर्स और ये जो है सुदीरमन कप, ये सारे कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। हमने आपको बड़े मतलब कि एक ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हमने आपको 10 मिनट में ही पूरी की पूरी कप और ट्रॉफी हमने याद करा दी थी आपसे। तो ये तो आपका प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। तो सीजर कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितने रुपए की है। तो इसका आंसर है 25 लाख रुपए यहाँ पर राशि दी जाती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। आप जीरो गिनने मत बैठ जाना भाई, बिल्कुल सही लिखा है, 25 लाख है, काउंट करके देख लो। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली राशि कितनी है। देखिए, पुरस्कार और उससे संबंधित राशियाँ आपसे जरूर पूछी जाती हैं, हर परीक्षा में पूछी जाती हैं, चाहे वो एमपी पुलिस आरक्षक ले लें, चाहे वो रेलवे ले लें या कोई भी एग्जाम ले लें, एक पुरस्कार और उसकी राशियाँ आपसे ज़रूर पूछने को आती हैं। तो ये सारी की सारी राशियाँ आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली राशि है 15 लाख रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली राशि कितने रुपए की है। तो इसका आंसर है 10 लाख रुपए दिए जाते हैं जब हम नियमित श्रेणी के लिए पुरस्कार प्रदान करते हैं, और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जब पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में प्रदान किया जाता है, एक तो नियमित श्रेणी में और दूसरा लाइफ टाइम श्रेणी में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कि जो ट्रेनर्स होते हैं स्पोर्ट के लिए उनको प्रदान किया जाता है। तो एक साथ आपको 3 जानकारी मिल गई। पहली बात कि नियमित श्रेणी के लिए दिया जाता है, लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख और लाइफ टाइम के लिए 15 लाख। और साथ ही साथ में ये भी आपको पता चल गया कि जो प्रशिक्षक होते हैं, जो कोच होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। इसका आंसर है विश्वनाथन आनंद, जिनको 1992 में मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये क्या है, ये है जो शतरंज होता है आपका, शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं ये, ठीक है। तो शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है अतनु दास किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो ये उनमें से प्रश्न है कि अतनु दास किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर है तीरंदाजी, यानी कि जो ऑर्चरी होती है, मतलब निशानेबाजी होती है, तीरंदाजी, धनुष बाण से जो निशाना लगाते हैं वो होती है तीरंदाजी, इंग्लिश में उसको ऑर्चरी कहते हैं। तो ऑर्चरी से संबंधित हैं अतनु दास, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं।
तो प्रश्न नंबर 8 है रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 15, यानी कि 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार के लिए दी जाने वाली राशि कितने रुपए की है? आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं ध्यानचंद पुरस्कार के जीतने वाले किसी भी खिलाड़ी को 10 लाख रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ रहा है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। उम्मीद करते हैं ये खेल कूद जो प्रश्न संग्रह था वो आपका क्लियर हो चुका होगा। प्रतियोगिता दर्पण प्रश्न संग्रह यहाँ पर सार संग्रह के रूप में चल रहा है। इसके बाद हम विविध का भी पार्ट लेकर के आने वाले हैं। चलते हैं, अगला जो पार्ट आ गया वो है कंप्यूटर ज्ञान। तो देखिए, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपको हर परीक्षाओं देखने को मिलते हैं। एमपीपीएससी में 3 से 4 प्रश्न कंप्यूटर के मिलते हैं। यूपीपीसीएस में 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर के जरूर मिलते हैं। तो जो प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह में कंप्यूटर संग्रह जो आता है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं और जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाती है? यानी कि जो आंकड़े होते हैं उनको टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों में ट्रांसफ़र करके उनको भेजा जाता है, तो वो युक्ति क्या कहलाती है जो उसको कन्वर्ट करती है? तो उस युक्ति का नाम है मॉडेम। यानी मॉडेम की सहायता से हम आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके भेजते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 है, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है वो क्या कहलाती है? इसका आंसर है सेल। यानी कि सेल में जो है वो डाटा एंट्री की जाती है जो एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई होती है। यानी कि एमएस एक्सेल में जहां काम किया जाता है वो सेल होती है जिसमें कि एमएस एक्सेल में काम किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो प्रश्न नंबर 13 है, कोबोल COBOL नामक कंप्यूटर भाषा का पूर्ण रूप क्या है? आपसे कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न है। तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म है कोबोल लैंग्वेज का। प्रश्न नंबर 14 है, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी कार्ड डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी मेमोरी है कि जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो उसका जो डाटा होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है, अपने आप इरेज हो जाता है। तो वो मेमोरी है रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो रैम ऐसी मेमोरी है कि आप कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए तो डाटा अपने आप ही स्वतः ही वहाँ पर इरेज हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 15, कंप्यूटर में सिग्नल की शक्ति कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या उपयोग में लाएंगे? इसका आंसर है रिपीटर। अर्थात रिपीटर का उपयोग करते हैं जब हम कंप्यूटर की सिग्नल की शक्ति कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 आपके सामने आ रहा है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग देखिए, जैसे मल्टीविटामिन होता है ना, एक साथ में बहुत सारी विटामिन एक ही गोली के अंदर, उसी तरह है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक उपयोग करने वाली जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा उसमें टैलेंट है, बहुत सारे गुण है उसमें, तो उसको कहते हैं भाई ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। उसी तरह जब कंप्यूटर के बहुत सारे गुण होते हैं, एक ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कार्य करता है, तो हम उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो ये आ गया प्रश्न नंबर 17। ये प्रश्न कई बार यहाँ पर जो SSR नेवी का एग्जाम होता है, जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं, उनमें कई बार पूछा गया है OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पर फुल फॉर्म होता है OMR का। ये MPPSC में भी कई बार आया हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो प्रश्न नंबर 18 है, डक डक गो क्या है? यानी कि जो डक डक गो होता है ये आपसे सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि डक डक गो क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसका आंसर है डक डक गो एक सर्च इंजन होता है। ये अभी कुछ समय पहले जो MPPSC का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था कि डक डक गो क्या है। 15 प्रश्न कंप्यूटर के आए हुए थे MPPSC में, और प्रतियोगिता दर्पण से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर, लगभग सारे प्रश्न प्रतियोगिता दर्पण से ही आए हुए थे। तो हमने कंप्यूटर का जो पार्ट होता है प्रतियोगिता दर्पण का वो भी कवर किया है, जिससे कि सक्सेस जंक्शन के अंदर अगर आप आए हैं, अगर आप सक्सेस जंक्शन का हिस्सा बने हुए हैं, तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए।
उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है जो हमने सक्सेस जंक्शन ने जो है प्रतियोगिता दर्पण की चालू की है, तो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और जो लाइक का आपको थंब दिख रहा है उसको व्हाइट की जगह ब्लू कर दीजिए, एक बार उस पर क्लिक करके। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? SIM का पूर्ण रूप क्या है? ये भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इसका आंसर है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका फुल फॉर्म होता है, सिम का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी MPPSC 2019 में आया हुआ है। इसका आंसर है 2 दिसंबर को, अर्थात 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये थे कंप्यूटर के प्रमुख 10 प्रश्न जो कि प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह में आए हुए हैं। चलते हैं, अगला पार्ट आने वाला है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। ये भी आपके सार संग्रह के ही प्रश्न हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 21 आपके सामने आ रहा है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? यानी विंटर एनर्जी जो होती है, जो पवन ऊर्जा होती है, उसमें जो है विद्युत वायु ऊर्जा का कौन सा ऐसा रूप है जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है? तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? जब पवन चक्की चलती है तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसकी सहायता से मोटर चलने लगती है और विद्युत उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है। तो जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। यानी पास्कल किससे संबंधित है? तो पास्कल संबंधित है दबाव से, यानी कि दबाव की एक इकाई होती है पास्कल, उसी तरह ऊर्जा की एक इकाई होती है जूल। यहाँ पर जैसे रीजनिंग की तरह नहीं पूछ लेते, रीजनिंग में जो प्रश्न आते हैं सेम वैसे का वैसा आपसे पूछ लिया कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 23। किसी तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीट को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं। यानी ऐसे किस तत्व की कमी होती है उन कीटभक्षी पौधों में जिसकी वजह से उन्हें ये जो कीट मकोड़े होते हैं इनको खाना पड़ता है? जैसे घटपर्णी पौधा होता है तो एक घड़े के समान उसकी आकृति होती है, जिसको देख करके जो है कीट लोग जो होते हैं वो उसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं और जैसे ही उस फूल पर बैठते हैं वैसे ही ऊपर से घड़े का जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है और कीड़े अंदर गिर जाते हैं, जिन्हें बड़ी आसानी से जो घटपर्णी पौधा होता है वो बड़ी आसानी से पाचक रस के द्वारा पचा लेता है। तो किस तत्व की कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है उन कीटभक्षी पौधों के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें कीटों का भक्षण करना पड़ता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो प्रश्न नंबर 24 है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह, ऐसा क्या रीजन है कि हीलियम भरा जाता है और हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है वायु भरे गुब्बारों में? तो इसका आंसर है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। देखिए, जो हीलियम होता है वो वायु के साथ मिलकर के विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, जिसकी वजह से गुब्बारों में हीलियम भरा जाता है ना कि हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो होता है वो वायु से क्रिया करके विस्फोटक मिश्रण बना देता है। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 25। तो देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? क्या वजह है कि हमारी मांसपेशियों में थकान होने लगती है? और जब हम बहुत समय तक खड़े रहते हैं, मान लीजिए आप बस में यात्रा कर रहे हैं, आपको सीट नहीं मिली है तो आप खड़े रहेंगे, तो कुछ समय बाद आपको लगेगा कि हमारे पैरों में जो दर्द सा हल्का महसूस हो रहा है या भारी भारी से लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है हमारी मांसपेशियों में। लैक्टिक एसिड जो है वो जम जाता है, जिसकी वजह से हमको थकान का अनुभव होने लगता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है उसका अवशोषण पौधे किस माध्यम से करते हैं? देखिए, पौधों को जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़मीन से तो जल निकालते हैं वो तो पता है, लेकिन उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होती है, किसके द्वारा वो जो है ज़मीन से जल को अपने अंदर ले आते हैं? आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, इसका आंसर है जड़ों के बालों से। देखिए, एक तो जड़ें होती हैं और जड़ों में छोटे छोटे रेसे टाइप के होते हैं, वो जड़ के बाल होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर धंसे रहते हैं। तो ज़मीन से पानी को अवशोषित करके वो पत्तियों तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद जो क्रिया होती है उसकी सूर्य के साथ में क्रिया होती है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो जल कहाँ से लेते हैं? जल वो पृथ्वी से लेते हैं और किसके द्वारा? जड़ों की बालों के द्वारा वो जल को अवशोषित करते हैं धरती से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 आपके सामने आ रहा है,
रक्त जो एक तरल संयोजी ऊतक है उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना रक्त का कार्य होता है। तो रक्त सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है तो किसके माध्यम से? तो जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स जो होती है, उसके माध्यम से पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है रक्त। और एक और चीज़ होती है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है, वाइट ब्लड कार्पल्स जो होती हैं, वो हमारी रोगों से प्रतिरक्षा करती हैं। तो एक साथ में आपको 3 से 4 जानकारी मिल गई। एक तो रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है विज्ञान में। उसके साथ ही साथ में आरबीसी का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन जो पहुंचाता है किसके माध्यम से? आरबीसी के माध्यम से। आरबीसी का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, रेड ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोगों से प्रतिरक्षा करता है, वाइट ब्लड कार्पल्स। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है और अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं प्रेस किया है तो एक बार ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका आंसर है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। तो ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 29। डीपीटी का टीका किन बीमारियों से सुरक्षा करने के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। इन 3 रोगों से प्रतिरक्षा के लिए हमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है। बचपन में ही लगा दिया जाता है डीपीटी का टीका। काली खांसी को कुक्कुर खांसी भी कहते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, निम्न में से डीपीटी का टीका इन रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है। वहाँ आपको डिप्थीरिया दिया होगा, कुक्कुर खांसी दी होगी और टिटनेस दिया होगा। तो कुक्कुर खांसी अलग नहीं है, काली खांसी को ही कुक्कुर खांसी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? किस वजह से एथलीट फुट बीमारी हो जाती है? तो इसका आंसर है ट्राइकोफाइटोन नामक जो फफूंद होता है, जो फंजाई होता है, उसकी वजह से एथलीट फुट बीमारी हो जाती है। तो ये थे प्रमुख 10 क्वेश्चन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देंगे। इसके बाद आपका क्या आने वाला है? इसके बाद आपका आने वाला है प्रतियोगिता दर्पण की विविध। देखिए, विविध आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्पेशली पहले अब लूसेंट की विविध आती थी, लेकिन अब प्रतियोगिता दर्पण में जो विविध आती है वो अलग टाइप की होती है। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे कि रेलवे ले लें, और उसके बाद हम जो आपके यूपी में एग्जाम होने वाला है, यूपीएसआई जेल वार्डन का एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ में एमपी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एमपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, एमपी आरक्षक का एग्जाम होने वाला है, लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है। सारी वैकेंसियाँ अब आने वाली हैं। तो आपकी पढ़ाई का लेवल क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। हमारी बहुत सी टेस्ट सीरीज हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे हम साइंस की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, मैथ की बात करें, सभी टेस्ट सीरीज वहां पर दी हुई हैं। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैसे खुलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स? तो कुछ नहीं करना है, आपको जो हमारा टाइटल दिया हुआ है, जिस पर हम मेन टाइटल है, उसके नीचे एक आपको एरो का निशान दिख रहा होगा, उस एरो के निशान पर क्लिक कर दीजिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज दी हुई हैं, सारी चीज़ें आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वहाँ पर अपना टेस्ट दे करके अपनी जो है उपलब्धता दर्ज कराइए और अपनी जो है खुद ही आप जांचिए कि आप किस लेवल तक हैं और कितनी आपको आवश्यकता है। बाकी और सारी वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। अगर आप अभी तक सक्सेस जंक्शन परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सामने सब्सक्राइब का बटन जो रेड कलर का दिख रहा होगा उसको क्लिक कर दीजिए, उसको व्हाइट या ब्लैक कर दीजिए, जिससे कि आप सक्सेस जंक्शन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। और बेल आइकन भी दबा दीजिए तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा टाइम टू टाइम। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।